चलिए क्लाइमेट चेंज आचार्य प्रशांत की जो बुक है उसके 3rd चैप्टर को पढ़ते हैं। 3rd चैप्टर है मरोगे बाद में पहले पागल होगे। मरोगे बाद में पहले पागल होगे। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न है? नमस्ते सर, आज मैं गर्मी को लेकर थोड़ा सोच रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें सत्र का समय भी 4:30 से 5:30 करना पड़ा। इसके अलावा जब मैंने इसके विषय में और थोड़ा पढ़ा तो मैंने देखा कि बात सिर्फ आज की नहीं है। जनवरी से लेकर अभी तक जितने महीने बीते हैं इस साल में, वो सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के रहे हैं। आज तक के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे हाईएस्ट टेम्परेचर, अधिकतम तापमान के, वो जनवरी में टूटा। फिर जनवरी का रिकॉर्ड फरवरी में टूटा और फिर ऐसे करते करते इस साल मई ने भी आज तक के जितने पुराने रिकॉर्ड से वो सब तोड़ दिए हैं। अब इस तरह की जो गर्मी है, प्रश्नकर्ता आगे पूछ रहा है कि अब इस तरह की जो गर्मी है इसका एक तो हम खुद ही जो उसका परिणाम है वो भुगतते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। पर मैं देख रहा हूँ कि इन सबके साथ भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका दिनचर्या का पूरा काम ही ऐसा है कि उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, बाहर ही काम करना पड़ता है। तो इन सब के बीच मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। ये मतलब इस तरह का तापमान, इस तरह का मौसम, ऐसे बदलाव, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? प्रश्नकर्ता यह प्रश्न पूछता है आचार्य प्रशांत से। तो आचार्य प्रशांत उत्तर क्या देते हैं? आचार्य प्रशांत कहते हैं, मास इंसेनिटी, सामूहिक विक्षिप्तता। मास इंसेनिटी, सामूहिक विक्षिप्तता। और ये इसी साल नहीं हुआ है। जनवरी से मई तक पिछले 11 महीने सब के सब इतिहास के 11 सबसे गर्म महीनों में से एक थे। मतलब आप पिछले अक्टूबर को भी लोगे तो वो आज तक का हाईएस्ट अक्टूबर है। 5 नहीं 11 महीने ऐसे हैं। और इसके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स, भौतिक पहलू हैं, उन पर तो हम बहुत बात करते हैं। जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो सामने आ रहा है और उन पर बहुत कम चर्चा हुई है। वो ये है कि हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है वो इतने तापमान के लिए विकसित नहीं हुई है। इतने तापमान के लिए जो हमारी शारीरिक व्यवस्था है वह विकसित नहीं हुई है। इवोल्यूशन, विकास की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो तापमान आया है ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है और उससे ये नहीं होने वाला कि हमारी खाल जल रही है। उससे ये होने वाला कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सामूहिक विक्षिप्तता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, मनुष्य के निर्णय करने की क्षमता गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ उसके लिए भी ज़रूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे। आप सही से सोच पाओ उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे शरीर का तापमान एक सीमा तक रहे और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में हो। सब कुछ हमारे सोच तक के इफेक्ट को प्रभावित करता है। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करके ही देखिए तो आपकी पाचन तंत्र की जो प्रणाली है वह सही से काम नहीं करेगी, वह बिगड़ जाती है। उसी प्रकार से हमारी वैचारिक सोच भी बिगड़ जाती है। ये तापमान बहुत हद तक हमारे मन मस्तिष्क
शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क, सोच सब कुछ इफेक्ट करता है। जब गर्मी बहुत होती है, ज़रा गौर करिएगा, इस चीज़ को हम लोग भी पढ़े हैं मानव भूगोल में कि किस प्रकार से मौसम व्यक्ति के सोच, समझ, हर एक पहलू पर अपना प्रभाव डालता है। देखिए, जब गर्मी बहुत होती है तो देखा है ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन। इस तरह की बातें करते हैं, है ना? नहीं हम जो तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही ये पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं टेम्परेचर के कारण। आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है। बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी अभी रिपोर्ट छापी कि डॉग बाइट्स, कुत्ते के काटने में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले ही महीनों में। कुत्तों के काटने में 6 गुना की वृद्धि हो गई पिछले ही महीनों में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं, इन्हें रेबीज नहीं है, बस एक गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये ज़बरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है और वही चीज़ इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है। इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा। छोटा मोटा अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 डिग्री 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वो लगातार है और आगे वो और बढ़ेगी। अभी कल ही तो था कि कम्युनिटी पर डाला है ना, भोपाल में एयर कंडीशनर फट गया है। वो एयर कंडीशनर डिजाइन ही नहीं था उतना टेम्परेचर झेलने के लिए, वो फट गया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन, मस्तिष्क है ना, ये डिजाइंड नहीं है इसका टेम्परेचर झेलने के लिए। तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। है तो भीतर जो खेल वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स का ही है। इलेक्ट्रिक केमिकल सर्किट्स ही तो है भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा है, आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो। देखा है कभी? आपको जब भी बुखार हो जाए तो आप अलग तरीके से सोचने लगते हो। आपकी स्वास्थ्य अगर ख़राब हो जाए तो आपके भीतर चिड़चिड़ापन, गुस्सा ऑटोमेटिक आने लगता है। तो यह पूरी आपकी सोचने समझने की प्रणाली, भावनात्मक पहलू तक को बदल देता है स्वास्थ्य। और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा है कि आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, देखा है ना? उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है ये 1-2 आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल गया जाएगा और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारिका में क्या हो गया, अंतर्युद्ध। अंतर्युद्ध हो गया और पूरी द्वारिका में एक दूसरे को ही लोग मार मार के ख़त्म करने लगे। वहाँ सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की ही खबर है, दुनिया भर में सिविल वार्स, गृह युद्धों का खतरा ज़बरदस्त रूप से बढ़ गया है। ये सब टेम्परेचर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन सब चीज़ों में आदमी सोच ही नहीं सकता ये कैसे हो जाएगा। लेकिन गहराई से जब आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती, सोचने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। क्योंकि लोग इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कारण पागल हो रहे हैं और लोगों में सत्ता
सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में वो सब भी हैं जो डिसीजन मेकर्स, निर्णय करता हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। आप बाजार में जा रहे हो, आप क्या खरीदने वाले हो, आपका फैसला बदल रहा है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे दोस्ती करोगे, नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे विवाह करोगे, नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन आपको पूरी तरीके से बदले दे रहा है। हम मास एक्सटेंशन, सामूहिक विनाश से पहले मास इनसेंडिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम, मरेंगे हम। अजय प्रसाद जी कह रहे हैं मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे, हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर पागल, अपने ही कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तपती हुई सड़कों पर निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे होगा मानवता का अंत। वो जानवरों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों में दिखाई दे रहा है। पक्षियों का व्यवहार बदल गया है, पक्षियों का मीटिंग बिहेवियर बदल गया है। जो लोग थोड़ा कृषि की पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वो जानते होंगे कि फसलों का व्यवहार बदल गया है। जिस समय पर बुवाई, रोपाई, कटाई होती थी, वो सब कुछ 10-10, 20-20 दिन आगे पीछे खिसक गया है। कई फसल जिन क्षेत्रों में पहले होती थी वहाँ अब हो नहीं सकती, तापमान बढ़ गया है। जो लोग सेब उगाते थे हिमाचल में, कश्मीर में, आप उनसे बात करिए तो बताएंगे सेब की पैदावार का पूरा व्यवहार बदल चुका है। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बहुत, और उसका खेल तो इतना ही नहीं है कि बाहर तापमान बढ़ रहा है। बाहर जो तापमान बढ़ रहा है वो हमें भीतर से विक्षिप्त कर रहा है। हम पागल हो रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं। चिड़िया भी पागल हो रही है, गाय पागल हो रही है, कुत्ते पागल हो रहे हैं। मास इंसेनिटी। हमें सज़ा ये मिल रही है कि अपनी विलुप्ति से पहले हम अपनी विक्षिप्तता देखेंगे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। जब पीने को पानी नहीं मिलने वाला तो क्या करोगे? तापमान इतना बढ़ जाएगा, क्या करोगे? और ये सब कुछ एक जगह पर जाएगा, एक टिपिंग पॉइंट, टिप बिंदु पर, और वहाँ से भर भरा कर गिरेगा। अभी तो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता है तो हम एसी के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता, जिन लोगों के पास कूलिंग की व्यवस्था है उनको ये सब बातें ऐसी लगती हैं कि किसी और लोग की हो रही हैं। कौन सा क्लाइमेट, कौन सा टेम्परेचर, सब तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया है? इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, किन्हें नहीं समझ में आ रहा है? जो आजकल एसी में बैठे हुए हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा। वो तो सोच रहे हैं कि नहीं सब तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन समझ में आएगा, उन्हें भी जल्द ही समझ में आएगा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कूलिंग एक बहुत इन एफिशिएंस प्रोसेस, अकुशल प्रक्रिया होता है फिजिक्स के क्षेत्र में। आप कहीं पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहो, हीटिंग एफिशिएंसी, तापन दक्षता, कूलिंग एफिशिएंसी, शीतलन दक्षता की लगभग डबल होती है। नहीं समझे? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे दूनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है उससे दुगनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। आपके जो एसी और फ्रिज वगैरह होते हैं इनकी किसी की भी इफ़िशियंसी 40-45% से ऊपर नहीं होती। कूलिंग एक बहुत एफिशिएंट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है कूल करना। आप हीटर चलाते हो गाड़ी में, आपने देखा है कभी कि गाड़ी के इंजन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता।
जब आप एसी चलाते हो तो क्या होता है, अगर गाड़ी छोटी है, 1200 सीसी की इंजन वाली गाड़ी है, उसमें आप एसी ऑन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है। स्पीड, एक्सलेशन, त्वरण उसका कम होने लग जाता है। देखा है, ये काम हीटर चलाने पर कभी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग एक ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोसेस होता है। आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा कार्बन एमिट उत्सर्जन करेगी। ये एक ज़बरदस्त तरीके का निगेटिव फीडबैक लूप, नकारात्मक प्रतिक्रिया पास है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा टेम्परेचर जितना बढ़ेगा आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी। सच है, कूलिंग इफ़िशियंट प्रोसेस होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, विद्युत उत्पादन और ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा, और ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। हम उस निगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं, और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम सब बचना चाह रहे हैं। मटेरियल एक्सपेक्ट्स की हमने बात की ही थी कि जीडीपी कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, समुद्र का तल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, और ये बातें कुछ हद तक लोगों में पहुंच भी रही हैं कि हाँ, हमको पता है कि उदाहरण के लिए थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वो डूबेगी। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वो डूबेगी, क्योंकि वो पूरी राजधानी डूब जाएगी। हमें अच्छे तरीके से पता है मालदीव विलुप्त की कगार पर खड़ा है, तो वो नकली आइसलैंड द्वीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजक ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। 60-70% कोरल्स हमने खो दिए हैं। ये सब बातें हमें पता थीं, लेकिन मास इंसेनिटी वाली बात बहुत पब्लिक नहीं हुई थी अभी तक। वो हमें देखने को मिल रही है, उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है, हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है। भाई, कोई भी मशीन उसी माहौल में काम करेगी ना जिस माहौल के लिए डिजाइंड है। तो ये ह्यूमन बॉडी भी एक माहौल के लिए ही डिजाइन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ताप, वायु दाब के लिए ही डिजाइंड है पूरी तरीके से। तो और पागलपन संक्रामक होता है, पागलपन संक्रामक होता है सच में। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी ऊल जरूल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या होगा। मास कंटेजियस इनसेनिटी, सामूहिक संक्रामक पागलपन। वी आर एंटरिंग दैट फेज। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सामूहिक इंसान पागल होता ही है। आज के दौर में भी अंधविश्वासों के नाम पे लोग पागल ही तो हो रहे हैं। अगर एक इंसान सही भी हुए है, लेकिन भीड़ में एक इंसान अगर उस पर हाथ उठाता है तो हजारों हाथ उठ जाते हैं। तो एक इंसान की विक्षिप्तता, एक इंसान जो हाथ उठाया उस व्यक्ति पर जिसमें मान लीजिए उसकी गलती नहीं भी थी, बिना जाने ही कई बार हाथ उठा देते हैं। तो एक आदमी यदि हाथ उठाता है तो हजारों हाथ उठ जाते हैं। ये सामूहिक विक्षिप्तता ही तो है। एक आदमी कभी भी गला काटने
जब भी धार्मिक उन्माद में लोग पागल होते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग पागल होते हैं, तो एक आदमी अगर अकेला है तो वह कभी भी पत्थर नहीं फेंक सकता, लेकिन एक आदमी यदि पत्थर फेंक रहा है भीड़ में तो उसको देखा देखी हजारों लोग पत्थर फेंकना चालू स्टार्ट कर देते हैं। यह होती है मानसिक विक्षिप्तता, सामूहिक मानसिक विक्षिप्तता। यानी एक पागल तो था ही, लेकिन कईयों को पागल कर दिया। और इसमें हाँ, और पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी उल जलूल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या हाल होगा। मास कंटेजियस इंसेनिटी, सामूहिक संक्रामक पागलपन, वी आर एंटरिंग दैट फेज, हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें मालूम है होगा क्या, इसमें होगा क्या, इंसेनिटी का कर्व भी एक्सपोनेंशियल घाती होगा। घाती होगा मतलब, क्योंकि आप जितने इंसेन होंगे आप उतनी ज़्यादा भयानक करतूतें करोगे और उससे इंसेनिटी और बढ़ेगी। जो आदमी बिल्कुल नाश की कगार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है, कुछ इसलिए कि वो अपने आप को किसी तरह बचाना चाहता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है। तो अब वो कुछ भी करेगा, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका कल क्या अंजाम होगा। वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूँ, इतना ही पर्याप्त है। कल तो वैसे भी आना ही नहीं है, आज किसी तरह टल जाए। लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, लेकिन एक भी पेपर वाले, मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले, जो कि यही मुख्य मुद्दा है उनको दिखाने के लिए, टीवी वालों को, मीडिया वालों को, चैनल वालों को, अखबार वालों को यही मुख्य मुद्दा है कि हमारा क्लाइमेट चेंज किस तरीके से बदल रहा है, किस प्रकार से लाखों प्रजातियों को इंसान रूपी हैवानों ने ख़त्म कर दिया, बस जीभ की तृप्ति के लिए। यही मेन मुद्दा है, उठाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। कौन उठाएगा? आप उठाओगे, युवा उठाएंगे इस चीज़ को। हाँ, लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है। जर्मनी में एक रिसर्च हुई वहाँ के किसी जंगल में, तो वहाँ पर रात में आवाज़ें रिकॉर्ड की जा रही थी। पिछले 30-40 साल से रात में जंगल के बीच आवाज़ें रिकॉर्ड की जा रही थी 30-40 साल से, और वहाँ पर जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं कि 70% आवाज़ें बंद हो गई। वो फ्रीक्वेंसीज ही गायब हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ख़त्म कर दिए गए जहाँ से आवाज़ें आ रही थी जीव जंतुओं को। और ये जंगल है, वहाँ कोई जाकर मार नहीं रहा। सिर्फ 30-40 साल के अंदर अंदर 2/3 से ज़्यादा वहाँ जो प्रजातियाँ थी वो अब नहीं रहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। एटमॉस्फेयर रहने योग्य नहीं है उनके, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होगी तो बचते नहीं हैं। क्लाइमेट का जितना ज़बरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। और वो उस समय कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज था भी नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर कोई पढ़ा होगा हिस्ट्री में। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हो गया, कैसे समाप्त हो गया, कैसे हो गया?
हम कभी सोचते ही नहीं। दक्षिण भारत की भी जो बड़ी बड़ी सब सभ्यताएं थी, जाकर पढ़िएगा अपने आप से कि चोल साम्राज्य का क्या हुआ था, समाप्ति कैसे आई थी। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम कहते हैं आगे हम भविष्य बनाएंगे, उसमें समृद्धि आएगी। क्लाइमेट ऐसी चीज़ है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता, एक आदमी नहीं बचता। अब रख लो अपना राष्ट्रवाद, जब कोई बचेगा ही नहीं तो रख लो अपना राष्ट्रवाद। और ये सब जो अपने आप को राष्ट्र के नेता बोलते हैं, एक क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिएगा कि भारत की कौन कौन सी किंगडम रही हैं, कौन कौन से बड़े साम्राज्य रहे हैं जो कि क्लाइमेट की भेंट चढ़ गए। आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पर बैठ करके आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है, क्लाइमेट पर्याप्त है। सारे आक्रांता भी खत्म हो जाएंगे। इस क्लाइमेट सबसे बड़ा पावरफुल है, सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए सिर्फ क्लाइमेट ही पर्याप्त है। जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो, जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। जिसको आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो, वह एक समय फलता फूलता घना जंगल था। आज जीवन संभव नहीं वहाँ। वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। ये है क्लाइमेट की औकात। आज हम उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं और भारत तो बहुत ही नाजुक स्थिति पर खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी खेती टेम्परेचर तापमान पर आश्रित है। नहीं समझे? सारी खेती किससे होती है? मानसून से होती है। मानसून क्या है? जब समुद्र के ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है, समुद्र के ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है और थल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कम रहता है, तो हवा समुद्र से ज़मीन की ओर भागती है। सीधी सी बात है। कोई भी द्रव्य ज़्यादा दबाव के क्षेत्र, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठेगी, समुद्र की तरफ दबाव रहता है तो नीचे रहती है, फिर हवा समुद्र की तरफ से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। ये जो प्रेशर डिफरेंशिएशन, दबाव का अंतर है, ये बनता कैसे? ये टेम्परेचर से बनता है। ये किससे बनता है? टेम्परेचर से बनता है। टेम्परेचर से बनता है, ये जानते हैं ना? नहीं जानते? आप ये भी जानते हो कि लैंड और वाटर का थर्मल कोफिशिएंट बिल्कुल अलग होता है। ये भी जानते हो? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तेज़ी से, तो ज़्यादा तेज़ी से किसका बढ़ेगा? लैंड का कि वाटर का? लैंड का। जैसे जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, एक पानी रख दो, वैसे ही सरफेस पे, तो पानी जल्दी गर्म होगा कि सरफेस जल्दी गर्म होगी? तो आप सरफेस जल्दी गर्म होगी। वाटर, हाँ, लैंड का। वाटर की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, तो हम जानते हैं कि लिक्विड द्रव्य में बहुत हाई होती है। जो विशिष्ट ऊष्मा है वही निर्धारित करती है तापमान। तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, जो हम जानते हैं कि लिक्विड द्रव में बहुत हाई होती है। और मानसून आना ही तब है जब एक खास प्रेशर डिफरेंस हो। एक खास मानसून कब आएगा? जब एक खास टेम्परेचर डिफरेंस हो। और वो खास डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस तभी बनेगा जब एक खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन बरकरार हो। और वो खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर समुद्र का बाद में बढ़ता है, लैंड का बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हो चुकी बारिश, हम भी बनेंगे सहारा, ये हमें नहीं बात समझ में आ रही है। क्योंकि स्थल का टेम्परेचर तो बहुत शीघ्र बढ़ जाएगा, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर बहुत बाद में बढ़ेगा। तो
यह जो अंतर पैदा होगा जिसके कारण कह रहे हैं कि लैंड का बहुत तेज़ी से बढ़ता है हो चुकी बारिश, तो यह बारिश भी नहीं होगी। बारिश होती है, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस एक स्पेसिफिक जो होता है टेम्परेचर बारिश के लिए, वह भी नहीं बनेगा। हम भी बनेंगे सहारा, ये हमें नहीं बात समझ में आ रही है। हिमालय तो तिब्बत भी है भाई मेरे, हिमालय तो तिब्बत भी है मेरे भाई। बर्फ का रेगिस्तान बोलते हैं उसको। तिनका नहीं उगता वहाँ, बारिश नहीं है तो हिमालय से कुछ नहीं होगा। मानसून नहीं है तो एक कहने से नहीं होगा कि भाई हमने मिट्टी बड़ी उर्वर है और हमारे पास हिमालय है। न मिट्टी उर्वर रह जानी है, न हिमालय से कुछ हो जाना है। तिब्बत क्या है? श्रोतागढ़ कम बारिश वाले क्षेत्र। तिब्बत क्या है? तो श्रोतागढ़ बोल रहे हैं कम बारिश वाले क्षेत्र, निश्चित ही। क्यों है? क्योंकि मानसून इधर से आते हैं दक्षिण की ओर से, मानसून इधर से आते हैं दक्षिण की ओर से, और तिब्बत का मुंह किधर को है? उत्तर की ओर, चीन की ओर। मानसून वहाँ पहुँचते ही नहीं। वेनेजुएला का है ना कि वहाँ आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हम कितने बेहोश लोग हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। अगर वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? गंगा कहाँ से बहेगी और यमुना कैसे? बोलो। अगर वेनेजुएला आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? इसे भी पिघल जाना है। गंगा कहाँ से बनेगी? जब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो गंगा कहाँ से बनेगी? और यमुना कैसे? बोलो। आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षिण की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं दक्षिण की, उसमें से कितनी आज बह रही हैं। छोटी नदियों की नहीं बात कर रहा, दक्षिण की जो 15 सबसे बड़ी नदियां हैं, मई के महीने में कितने बह रही हैं ज़रा देख लीजिए। आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी हैं। बहाव कम नहीं हो गया है, बहाव शून्य हो गया है, क्योंकि उसके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। वो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर निर्भर रहती हैं। दक्षिण की जितनी नदियां हैं ज़्यादातर बारिश पर निर्भर रहती हैं। आज गर्मियों के महीने में देख लीजिए, आधी से ज़्यादा सूखी पड़ी हुई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहाव कम नहीं हो गया, बहाव शून्य हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो वो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर। बारिश होनी नहीं, ग्लेशियर पिघल जाना है। कर लेना ऋषिकेश में राफ्टिंग। फिर ऋषिकेश में जो लोग राफ्टिंग करने जाते हैं ठंडियों में गर्मियों में घूमने के लिए, फिर कर लेना राफ्टिंग। कोई नदी बचने वाली नहीं है वहाँ पे। एक श्रोता मुस्कुराते हैं, दूर की बात नहीं, मुस्कुराओ मत। ये मैं सन्निकट भविष्य की बात कर रहा हूँ। वेनेजुएला का ग्लेशियर चला गया तो गंगोत्री कितने दिन तक बचेगा, उसे भी जाना है। जो कि प्राण है, उत्तर भारत के मैदानों की प्राण है, उसे भी जाना है। और पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा। ये मत सोचिएगा कि एक बार बाढ़ आ गई तो यानी लोग कहते हैं कि पानी है ही नहीं, कैसे सूखा। लेकिन पहले जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले बाढ़ ही आएगी। लेकिन एक बार सारा अगर पानी बह गया ग्लेशियर का, फिर आएगा सूखा मंजर, फिर बनेगा रेगिस्तान, सहारा, थार। एंजॉय करिएगा आप, समझ जाओ। अभी भी वक्त है, लेकिन अब अंतिम है। अगर अब नहीं संभले तो फिर विनाश। तो किस समझा ही देगी अच्छे से। न किसी किताबें पढ़नी है, न किसी को कुछ सोचना है, न विचारना है, न उस पर काम करना है। हर कोई व्यस्त है बस खुद के मनोरंजन ढूंढने में, कि किसी प्रकार खुद को भुला ले। मनोरंजन क्या है? एक प्रकार खुद को उसको बोलते हैं कि मनोरंजन एक प्रकार का खुद को भुलाने का एक इजाज है। जो लोग जितना मनोरंजन की तलाश करते हैं, इस बात को दर्शाता है कि वह इंसान उतना ही दुखी है, विक्षिप्त है।
अन्यथा उसको मनोरंजन की तलाश ही क्यों होती, उनके भीतर शांति नहीं है। तो आजकल जो इतना मनोरंजन के साधन बढ़ रहे हैं, टीवी के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, रील्स के द्वारा, जो आजकल इंस्टाग्राम का इतना प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, फेसबुक का, कहीं न कहीं मोबाइल का, कहीं न कहीं इंसान खुद को भुलाने की तरकीबें ईजाद कर रहा है कि किस प्रकार खुद को भुला ले, क्योंकि शांति तो है ही नहीं भीतर। और पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा, क्योंकि वो बर्फ़ पहले पिघलेगी। जब जब पिघलती है तो पहले भयानक बाढ़ आएगी, कई सालों तक, और फिर अचानक जब सब कुछ बह जाएगा तो सूखा। ठीक वैसे जैसे फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग की गई है। कभी जो फ्रीज़र होता है उसमें देखा है कितनी बर्फ़ होती है, उसको ग्लेशियर मानो। फिर जब आप उसकी डिफ्रॉस्टिंग का बटन दबा देते हो तो पहले क्या होता है, पहले पानी ही पानी फैल जाता है, और ध्यान न दो तो कमरे में फैल जाता है पानी। किचन में रखा है तो वहाँ पानी ही पानी फैल जाएगा, और फिर सब सूखा। ये भारत के साथ भी होने जा रहा है। हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव, और एकदम विक्षिप्त किस्म के ये नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा है कि राष्ट्र के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है। जैसे मरना काफ़ी नहीं था तो अब ताज़ी खबर ये है कि हम पागल होकर मरेंगे। बधाई हो सबको। कर लीजिए कल्पना, 55-60 डिग्री तापमान में आप कपड़े फाड़कर सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा हे कर पागलों की तरह दौड़ोगे, फिर एक ऐसे गिर जाओगे और मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, और गिरने से पहले 2-4 को मार दोगे। तो जो जो कांड हो सकते हैं सब करोगे, और फिर मौत आएगी। और ये मौत सबसे पहले किनको आनी है? वो जो मेगा रिच, अति समृद्धशाली नहीं है, जैसे पिरामिड होता है ना, जो एक एक्सटेंसिव विलुप्त है ह्यूमन स्पीसीज का, वो नीचे से शुरू होगा। नीचे माने जो सबसे गरीब है, वहाँ से उठते उठते बचेगा कोई नहीं। जो मेगा रिच है वो सब भी मारे जाएंगे, पर जो सबसे अंत में जाएंगे वो सबका कर्मकांड करके जाएंगे। पहले सब गरीब गायब होना शुरू होंगे, फिर टॉप ऑफ द पिरामिड, फिर जो रिसोर्सफुल संपन्न है वो भी उड़ेंगे। लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो। समाधान मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। आज ही ये हमें बात बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एक वर्ष में 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज़ का एक पूरा टेबल दिखाया, सेवरल मिलियन टन्स एनुअली। समाधान समझ में आ रहा है? हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मैं न एक बल्ब कम जलाऊंगा और मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस। यहाँ तक कि जो एवरेज अमेरिकन भी है वो भी 14-15 टन ही एमिट करता है। इसमें जो मुख्य अपराधी है, आप लोगों को संदेश भेजा था, याद होगा, दुनिया की बस 60 कुल कंपनियां हैं, 4 कंपनियां मुख्य रूप से, 4 तो 25% वाली हैं, 57 कंपनियां हैं, 57 हैं, जिनसे कितने परसेंटेज हैं? 80%। 80% हैं। टॉप 4 कंपनियों का आपको भेजा था कि 25% है इनमें से, और टॉप 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं, कंपनियां इंसान हैं, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनियां माने कौन? कंपनी का ओनर, मालिक। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इसकी याट होती है, जो इसके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, लेकिन ये बात आपको ये कभी पता लगने नहीं देंगे। उल्टे ये आपको बोलते हैं, देखो तुम न कार पूलिंग किया करो भाई। आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले उससे नहीं होगा। असली बात ये है
कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच कर नीचे उतारना पड़ेगा। जिन्हें हमने सेलिब्रिटीज़ बनाया है इनको खींच कर नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजप्शन उपभोग पर रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होगी। आम आदमी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किन्हें मान रखा है? या तो नेताओं को मान रखा है, या तो हीरो हीरोइंस को मान रखा है, या तो खिलाड़ियों को मान रखा है। जबकि इन यही सबसे बड़े घातक हैं जो गरीब तबके हैं, इनकी बदहाली के, इनकी बर्बादी के। फिर भी वह उन्हीं को आदर्श माने हुए है। सिर्फ समझ का फेर है। असली बात ये है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है सेलिब्रिटी, इनको हमें खींचकर नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजप्शन उपभोग पर रोक लगानी पड़ेगी। और आज आम आदमी का भी अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इसको आदर्श मानता है। आम आदमी इसको आदर्श मानता है और इसी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है, भले ही वह उसके विपरीत हो। भाई आम आदमी तो उतना कमा नहीं पा रहा है, लेकिन उपभोग नकल उनकी कर रहा है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजप्शन कर रहे हैं, मैं भी कंजप्शन करूँगा। ये कंजप्शन जब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, क्योंकि वह आइडल बना चुका है, वही आदर्श बना चुका है उनको। आप में कंजप्शन की सबसे ज़्यादा आग कौन भड़काता है? उपभोग की सबसे ज़्यादा आग कौन भड़काता है? सेलिब्रिटीज़ ही तो हैं। देखो, मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं आल्स पर चढ़ा हुआ हूँ। मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं आल्स पर चढ़ा हुआ हूँ। एक भी सेलिब्रिटी बता दो जो सेलिब्रिटी हैं पर वो कंजप्शन की मूर्ति नहीं है, कंजप्शन का एम्बेसडर नहीं है, बताओ। और वो कितना ज़्यादा कंजप्शन दिखाते हैं उतना ज़्यादा आप उनके चरणों में लौट जाते हो। यही तो कर रहे हैं ना वो, इसी को वो गुड लाइफ बोलते हैं। और यही आप करो, यही आप करो। इसके लिए दुनिया भर के मोटिवेटर आपको बोलते हैं भाई तू भी सक्सेस हो जाएगा, तू भी सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस माने और क्या होता है कि तुम भी इन सेलिब्रिटीज़ के कम से कम नौकर जैसे हो जाओगे। जो तुम सक्सेस कहलाओगे, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। भाई तू सक्सेस हो गया। आम आदमी का भी कंजप्शन ये सेलिब्रिटी ही तो बढ़ा रहे हैं। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। फिर से सुनिएगा, दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। वही जिन्हें आप सेलिब्रिटीज़ माने हुए हो, नेता, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, जो जिनके पास पूंजी है, जो चला रहे हैं पूरी। और ये बात कभी सामने लाई नहीं जा रही, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिकल व्हील चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हील्स बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर उत्सर्जक हैं। और वो आपको ये नहीं बता रहे हैं एंड टू एंड पूरा लाइफ साइकिल ले लो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही कार्बन एमिट करता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला। तो ये आपको बता नहीं रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं और आप जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो एक प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, सर इसमें एक फैक्ट और था, मैं अभी ही पढ़ा था कि जो लिथियम होता है जिससे बैटरी बनती है,
किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की 1 टन लिथियम को निकालने के लिए 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर चाहिए होता है। फिर से सुनिए, 1 टन लिथियम को निकालने के लिए 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर, 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर, बाप रे बाप। आचार्य, और आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो क्रांति आ जाएगी, इसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन लगती है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जो इस पूरे ग्रह को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, हम उसके नाम ही नहीं लेना चाहते, जबकि उनका नाम सार्वजनिक है। सिर्फ जाकर गूगल करिए कि कौन वे लोग हैं, टॉप 100 पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट थ्रू कार्बन एमिशंस। यानी वो 100 कौन से लोग हैं जो कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से ग्रह को नष्ट करने के जिम्मेदार हैं, वो 100 कौन लोग हैं। तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे जाके सर्च करिए, निश्चित करिए, ताकि आपको पता तो चले, आप बोल तो पाओ कितना एमिशन उत्सर्जन कर रहे हैं, ये भी मिल जाएगा, और कितना कितना कौन उत्सर्जित कर रहा है, यह भी मिल जाएगा। लेकिन प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है। एक सज्जन है, वो कह रहे हैं, साहब आप न कपड़े प्रेस मत किया करिए, इससे प्लैनेट बच जाएगा। मूर्खता, आप कपड़े प्रेस मत करिए, इससे प्लैनेट बच जाएगा। मूर्खता, हिम्मत नहीं है क्या असली गुनाहगारों का नाम लेने की? कपड़े न पहने तो बच जाएगा, आम आदमी को बोल लो तू नंगा फिर, क्योंकि देखो भाई, कार्बन तो गारमेंट प्रोडक्शन में भी एमिट उत्सर्जित होता है, तो नंगा घूमो। जो जो चीज़ें आप कम करोगे उसमें सबसे लाभ होगा, पर कितना? पेनी वाइज पाउंड फुलिस। 1 टन कार्बन बचाएं या 1 गीगा टन, और जो गीगा टन वाले हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हीं के दम पर ये पूरी व्यवस्था चल रही है। वही हमारे राजा हैं, वही नवाब हैं। अभी भी ये जो बातचीत हो रही है, जब ये वीडियो में पब्लिश होगी तो नीचे बहुत सारे होनहार आकर के लिखेंगे, जब आप ये बोल रहे थे तो हाल में एसी चल रहा था कि नहीं? हाँ हाल में एसी चल रहा था कि नहीं? हाँ, ये करते हैं, बोलते हैं। आप क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हो, पर अभी आप बोल रहे थे तो एसी चल रहा था। इन मूर्खों को किसी ने पढ़ा दिया है कि आम आदमी जो एसी चला लेता है उसकी वजह से कार्बन क्राइसिस, कार्बन संकट है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी और एमिशन करे, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को भी इतना कंजप्शन और इतना एमिशन सिखाने वाले भी ये सेलिब्रिटी ही हैं। हम गलत आदर्शों के साथ फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स में गलत आदर्श, एंटरटेनमेंट में गलत आदर्श, सारे तो हमारे आदर्श एंटरटेनमेंट के ही हैं। एंटरटेनमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिक्स। 3 सूरतों में हम किसी को महान मानते हैं, या तो हमारा मनोरंजन करता हो, जैसे हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, क्रिकेट वगैरह, या उसके बहुत सारा पैसा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हों, उनके पास सत्ता हो, इन्हीं को हम लोग आदर्श माने बैठे हैं। इन्हीं 3 से तो हमारा दिमाग भरा रहता है ना। हाँ, और ये तीनों के तीनों 1, 2, 3 के गुनहगार हैं इस ग्रह को बर्बाद करने में। और साजिश ये है कि आम आदमी अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है। आम आदमी ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी, उसका गुनाह सबसे पहला ये है कि उसने इन सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्रिटीज़ बना कर रखा है। हर सेलिब्रिटी से एक डिक्लेरेशन, घोषणा लेना चाहिए कि बताओ तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, डिक्लेयर करो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तुम्हारा एनुअल कार्बन एमिशन, वार्षिक कार्बन उत्सर्जन कितना है, डिक्लेयर करो। और जब वो डिक्लेयर करेंगे तो आपका उन पर थूकने का भी मन नहीं करेगा।
हर सेलिब्रिटी आपको बस ये बता रहा है कि अनलिमिटेड कंजप्शन इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजप्शन। यानी असीमित उपभोग ही जीवन का उद्देश्य है, जितना उपभोग कर सको वही करो, उपभोग से ही खुशी मिलती है। ये सेलिब्रिटी आपको सिखा रहे हैं। आगे और बात करते हैं। दरवाजा बंद करा। मेरे भाई, कंजप्शन के लिए वो चीज़ चाहिए ना जिसको कंज्यूम करो। कंजप्शन के लिए वो चीज़ चाहिए जिसको कंज्यूम करो। तुम मुझे कोई एक चीज़ बता दो कंजप्शन की जिसमें अर्थ न लगती हो, यानी पैसा न लगता हो। अर्थ माने नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। अर्थ माने यहाँ नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। एक कप को हाथ में दिखाते हुए बन जाएगा बिना अर्थ के। जैसे एक अगर कप भी बनाना हो, एक या पेन ही मान लो बनाना हो, तो बिना मटेरियल के यह बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। बन जाएगा, पर मुझे तो कंजप्शन करना है इसका। मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी से बना है। ये टेक्नोलॉजी से नहीं, पृथ्वी से बना है। चाहे एक पेन से लेके कप से लेके दुनिया की हर एक चीज़ कहाँ से बनी है? पृथ्वी से ही बनी है। बिना पृथ्वी के ये बनाकर तो दिखाओ। आप जिसको अपना हाईटेक गैजेट मानते हो, अपना कंप्यूटर, वो बिना पृथ्वी के बना कर दिखाओ। सब मटेरियल्स कहाँ से लाओगे? इस पृथ्वी से ही तुम लाते हो। अभी बात कर रहे थे लिथियम की। बिना लिथियम के अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर तो दिखाओ। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं उसमें भी रेयर दुर्लभ अर्थ लगती है, उसके बिना बनाकर तो दिखाओ। आपको कंजप्शन करना है, उतना कंजप्शन पृथ्वी जैसे अफोर्ड वहन करे, कहाँ से दे? उतने मिनरल्स कहाँ से आएंगे? उतने मिनरल्स तब आ सकते हैं जब आप पृथ्वी को बिल्कुल नोच खसोट ले, बलात्कार कर दें उसका। और जो सबसे साधारण रिसोर्स है वही पकड़ लो, खाना, भोजन। इतने लोगों के लिए भोजन कहाँ से लाए बताओ? और लोगों के लिए आ भी सकता है अगर लोग मांस न खाएं। दुनिया भर में 70% से ज़्यादा जो खेती होती है वो जानवरों के लिए होती है। जानवरों के लिए क्यों होती है? ताकि जानवर को खिलाया जाए, फिर जानवर को आप खाओ। जानवर को पहले खिलाया जाए, उसके बाद आप जानवर खाओ। ये कितनी अजीब बात है। और लोग कहते हैं, पर जो शाकाहारी लोग होते हैं वो भी तो खेत का ही खाते हैं, और खेत का खाने में भी हिंसा है। भाई 70% खेत इसलिए होते हैं ताकि जानवरों को सोयाबीन खिलाया जा सके, और फिर उन जानवरों को ही मांसाहारी लोग खाते हैं। और मांसाहार को आगे बढ़ाने में सबसे आगे कौन है? सेलिब्रिटीज़। सबसे ज़्यादा अगर मांसाहार का प्रमोशन कोई कर रहा है तो ये सेलिब्रिटीज़ हैं। एक सेलिब्रिटी अभी इंस्टाग्राम पर एक रील डाल दे, देख भाई मॉर्निंग में मैं फिश राइस लेता हूँ, फिर ये लेता हूँ, फिर वो लेता हूँ। उस एक रील के लाखों संस्कारी सब संस्कार भूल करके कहेंगे, देखो मेरे आदर्श क्रिकेटर ने, मेरे आदर्श हीरो ने ऐसा बोला है फिश राइस खाने का, या मेरे आदर्श गुरुजी ने बोला है कि मुर्गा नहीं मछली खाया करो। हो गया। हम जो कहते हैं, हम भारत आज़ाद हुआ है तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो शुद्ध शाकाहारी इस अर्थ में कि मांस नहीं खाते थे। लैक्टो शाकाहारी, वो संख्या घट करके 20% पर आ गई है। क्यों ऐसा हुआ? काफ़ी बड़ा रोल, भूमिका तो इसमें सेलिब्रिटीज़ का ही है। भाई आपने इतनी मसल्स कैसे बना ली है? भाई आपकी बॉडी कैसे बनी? दिखा रहे अपने हाथ से काटा है, इतना सारा वहाँ बकरा खाया हुआ है, भाई ने अपने हाथ से काटा है। कार्बन एमिशन में, क्लाइमेट चेंज में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल काज है, वो यही है मांसाहार। जो क्लाइमेट चेंज में दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह क्या है? यही है रिस्पॉन्सिबल। कौन सा काज? मांसाहार। जो लोग काट काट के पशुओं को खा रहे हैं, यह बहुत बड़ा इफेक्ट है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। पूरा एक पैकेज है जो लाइफ में सक्सेस होने लगता है, वो मांसाहारी भी होने लगता है।
वो सब कुछ करने लगता है जो उसे उसके रोल मॉडल सेलिब्रिटी ने सिखाया होता है। वास्तव में आपकी सक्सेस का मतलब ही यही होता है कि पृथ्वी और बर्बाद हुई। एक आदमी अगर जीवन में सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी बर्बादी की ओर बढ़ गई। और सक्सेस का एक कॉन्सेप्ट दिया किसने है? श्रोतागण, सेलिब्रिटी ने दिया। तो श्रीमद् भागवत गीता ने तो दिया नहीं, विचारकों दार्शनिकों ने तो दिया नहीं, श्री कृष्ण ने, बुद्ध ने आकर पूछोगे सक्सेस माने क्या, तो वो तो नहीं बताएंगे कि भाई पर्सनल आइलैंड, व्यक्तिगत द्वीप खरीदने का और उस पर 8 बंदियों के साथ ऐश मारने का, नोट उड़ाने का, रुपीज नहीं डॉलर, इसको सक्सेस बोलेंगे क्या? कोई समझदार आदमी जो ऐसी बात करेगा नहीं, कोई समझदार आदमी ऐसी बात करेगा नहीं। पर तुम्हारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तुम्हारे हीरो हैं, तुम्हारे क्रिकेटर्स हैं, इन्हीं सबको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि तुम उन्हीं को आदर्श माने हो। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से जीवन यापन करना है, क्या वास्तविकता है, तुम्हें पता ही नहीं है। पर आपने ऐसी बात खूब कही गई और आपने बात मान भी ली। यही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत छोटा हल्का शब्द हो गया। क्लाइमेट कंटेस्ट्रॉफी, जलवायु आपदा, इम्पेंडिंग टोटल एनहिलेशन, आसन्न पूर्ण विनाश। जब तक बच्चे के मन में सक्सेस का वही कॉन्सेप्ट, वही परिभाषा मौजूद रहेगी जो अभी डाल दी गई है, और समय अब कुछ नहीं बचा है, बचाना बहुत मुश्किल है। जो सबसे नालायक लोग हो सकते थे, हमने उनको सिर पर चढ़ा लिया है। जो सबसे नालायक लोग हैं, यानी जो सेलिब्रिटीज़ है, हीरो है, क्रिकेटर्स है, नेता है, या हमारे पूंजीपति लोग हैं, इनको हमने सेलिब्रिटीज़ बना रखा है, इनको हमने सर पर चढ़ा रखा है, जबकि ये नालायक हैं अगर देखा जाए अर्थ की दृष्टि से, क्लाइमेट की दृष्टि से। और पूज रहे हैं उनको हम। मनोरंजन में, उद्योग में, राजनीति में, हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो नालायक हो सकते थे, वही एकदम सर्वे सर्वा बनकर बैठे हैं और हम उनका अनुगमन कर रहे हैं। उन्हें भी इन्हीं के जैसा बनना है। आपको पता है प्रजातियों ने अपने आप को बचाने के लिए अपना रैपिड इवोल्यूशन, तीव्र विकास शुरू कर दिया है। फिर अभी शोध हुआ था कि मेढक की प्रजातियां, उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। मेढक की प्रजातियां अपना रंग बदल लिया है। एक काला मेढक हुआ करता था, वो गोरा हो गया। बताओ क्यों? ब्लैक बॉडी से बचने के लिए। उन प्रजातियों के पास तो फिर से भी ये क्षमता है, वे अपने आप को बचा सकती हैं। अमंग ऑल स्पीसीज द ह्यूमन स्पीसीज इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल वंस। सभी प्रजातियों में मानव प्रजाति सबसे अधिक असुरक्षित है। हमारे पास प्राकृतिक रूप से अपने आप को बचा पाने की क्षमता अब नहीं बची है। दूसरे स्पीसीज को जुगाड़ करके अपने आप को बचा लेंगे। कोई धरती के नीचे और कोई गहरे घुस जाएगा, कोई चट्टान के बीच में घुसकर अपनी एक नई व्यवस्था बना लेगा। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सब नहीं बचेंगे। उनमें से भी एकाध प्रतिशत ही बचेंगे। पर मनुष्य क्या करेगा? पर मनुष्य क्या करेगा? सबसे कमज़ोर प्राणी है मनुष्य। हम बुद्धि के अलावा विश्व की, संसार की बहुत कमज़ोर प्रजातियों में से एक हैं। बस एक बुद्धि बल हमारे पास क्या है? एक बुद्धि बल है। अन्यथा अगर सरवाइव करने की बारी आए तो हमको जानवरों के साथ रख दिया जाए तो जानवर सेफ रहेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे बाहर। हमको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, लेकिन किसी जानवर को कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हमको रहने के लिए एसी चाहिए, लेकिन किसी जानवर को ज़रूरत है एसी की। वो धूप, गर्मी, वर्षा आज भी झेल ले रहे हैं, लेकिन क्या हम झेल पा रहे हैं? इस ठंडी में हमको कंबल चाहिए। क्या चाहिए? कंबल चाहिए। न रहें तो हमारी इतनी पावर नहीं है कि हम इस ठंडी को झेल पाएँ। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इस चीज़ को झेल नहीं पाएगी, लेकिन जानवर आज भी वैसे ही पड़े रहते हैं। तो सबसे कमज़ोर प्राणी हैं शारीरिक दृष्टि से हम इंसान। लेकिन हाँ, थोड़ी बुद्धि है, लेकिन वह बुद्धि गलत दिशा में लग रही है, जिसके कारण आज पृथ्वी विनाश की कगार पे पहुंच गई है, खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है।
तो इसको बचाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। एक वर्ग है जो कि अब चला गया, लेकिन अब युवाओं को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि उनके भीतर चेतना आए, उनके भीतर समझ आए, वह अपना आदर्श उन हीरोज़, उन सेलिब्रिटीज़, उन पूंजीपतियों को ना माने। वो पर्यावरण के संबंध में जो काम कर रहे हैं उन्हें भी अपना आदर्श माने। आगे पढ़ते हैं। 8-10 प्रजातियों के बच्चे ले लीजिए। बोल रहा है कि 8-10 प्रजाति जो हैं उनके बच्चे ले लो आप, जो पैदा हुए हैं। और मनुष्य का बच्चा ले लीजिए, एक इंसान का बच्चा ले लीजिए, छोटे बच्चा जो पैदा हो। और 8 जैसे गाय है, भैंस है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनके बच्चे आप ले लो, यानी 8 ले लो। सबसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत किसको पड़ती है? सबसे पहले अगर मरेगा तो कौन मरेगा? जो इंसान का बच्चा रहेगा। अगर उसकी देखभाल न हो जाए तो जीवित नहीं रह सकेगा, वैसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो। मनुष्य के बच्चे को कभी देखा है? गाय का बछड़ा होता है, वो कितनी देर में खड़ा हो जाता है? गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो गाय का बछड़ा को चलने में बस कुछ ही समय लगता है, 5-10 मिनट में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक इंसान के बच्चे को चलने में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगता है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन एक जानवर का बच्चा खड़ा हो जाता है। कभी आपने देखा है? गाय का बछड़ा होता है, वो कितनी देर में खड़ा हो जाता है? कितनी देर में? कुछ देर में, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 24 घंटा नहीं। और मनुष्य का बच्चा खड़ा होने में कितना समय लगता है? साल भर लग जाता है बच्चे को पैर पे चलने के लिए, अगर छोटा इंसान का बच्चा है तो। लेकिन गाय का बच्चा तो ताकतवर कौन हुआ? हमने इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम कहते हैं हम चिंपैंजी से आए हैं, हम कहते हैं हम चिंपैंजी से आए हैं। उसके बाजू देखे और हमारे देखो, एक चिंपैंजी के हाथ की ताकत देखो, अपने हाथ की ताकत देखो, उसके बाल देखो, अपने देखो। हमारे तो शरीर पर बाल भी नहीं बचे, बाल भी रक्षा देते हैं। तुम प्रश्नकर्ता की ओर इशारा करते हुए यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? क्या जो ये यूवी इंडेक्स पराबैंगनी सूचकांक होता है, उसका जो एक छोर एक्सट्रीम चरम है वो 12 नंबर पर होता है। इस वक्त भारत में यदि आप बाहर जाएंगे दोपहर के समय में तो 12 पर ही हुए। आचार्य, जितना अभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, आपकी खाल उतना झेलने के लिए बनी ही नहीं है। ओजोन लेयर में छेद हो गया है, बहुत बड़ा नहीं है, एक फुटबॉल के मैदान के बराबर था। जो ओजोन परत में छेद हुआ था वह बहुत बड़ा नहीं था, बस एक फुटबॉल के मैदान की कितना था। हाय राम, स्किन कैंसर होगा। लोग डर गए थे कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी और पराबैंगनी क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। तो वैसे डायरेक्ट अगर स्किन में आए तो कैंसर होने लगेगा इंसानों को। तो उसी से लोग डर गए थे, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रोकती है। और अब क्या करोगे? ये जो सन स्क्रीन वगैरह लगाते हो कि नहीं, धूप की क्रीम लगा लेंगे तो बच जाएंगे, कुछ काम करने वाला नहीं है। हम बहुत कमज़ोर हैं शरीर से। कुत्ते बिल्ली कुछ भी खाकर जी जाते हैं। हम अब ऐसे हो गए हैं, हमें साफ खाना ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस हर प्रकार के भोजन को खा लेते हैं, आज जिंदा है। लेकिन इंसान को अगर साफ साफ भोजन ना दो तो वह जिंदा रहेंगे नहीं, रह पाएंगे। कुत्ते बिल्ली कुछ भी खाकर जी जाते हैं। हम अब ऐसे हो गए हैं कि हमें साफ खाना ना मिले तो हम जी ही नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी बुरी तरह कंप्रोमाइज, उपेक्षित हो चुकी है। साफ सफाई में रहते रहते हमने अपने भीतर के इम्यून तंत्र को खत्म कर दिया है। जब आप गंदगी में रहते हो तो उसके बहुत नुकसान होते हैं, गंदगी में रहने के बहुत नुकसान होते हैं। पर एक फ़ायदा ये होता है कि भीतर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और मनुष्य अब बहुत बहुत सैकड़ों सालों से सफाई में रहने लगा। उसके लाभ हुए हैं, पर नुकसान ये है कि हम भीतर से कमज़ोर हो गए। इतनी हमने हर चीज़ की वैक्सीनेशन, टीका ली है कि हमारे पास अब अपना भीतर से कुछ बचा ही नहीं है। इम्यून कैसे जियोगे? जैसे ही ये
इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स करती है, हमारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जानी है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो मिलेगा नहीं और तमाम तरह के कंफर्ट भी नहीं मिलेंगे। दुनिया की 35% आबादी इस समय दवाइयों पर आश्रित है। दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी? 35% आजकल दवाइयों पर निर्भर है। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसके हर एक सदस्य दवा पे न जी रहा हो, बीमार न पड़ रहा हो। छोटे से लेकर बड़े बूढ़े हर कोई। आप अगर जितना कमाते हैं, अगर आपके पैसे का जितना कमाते हैं उसका 50, 60, 70% पैसा सिर्फ दवाओं में जा रहा है, तो आप अपने ऊपर कहाँ से खर्च कर पाओगे? दुनिया की 35% आबादी इस समय दवाइयों पर आश्रित है, जिसमें से 20% ऐसे हैं अगर उनको 1 महीने तक दवा नहीं मिली तो मर जाएंगे, और उसमें से भी 20% ऐसे हैं कि यदि पूरी दुनिया में ये हो कि दवा अब मिलनी सबको बंद, तो 20% ऐसे हैं तो वो तो तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन ही अगर दवा ना चले तो 1-2 दिन वो जीवित नहीं रह पाएंगे। 20% ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में। जब पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड विद्युत तंत्र कॉम्प्लेक्स करेगा तो फार्मेसीज, दवाई उद्योग में स्टॉकिंग, भंडार कहाँ से हो जाएगी मेरे भाई? दवाइयों का प्रोडक्शन कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? डिस्पेंसेशन, वितरण कैसे होगा? ये 35% आबादी जो दवाइयों पर आश्रित है, एक ऐसी जीव है। और सेलिब्रिटीज़ नहीं मरने वाले जल्दी, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, वे जल्दी नहीं मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कुछ ज़्यादा जी पाएंगे आपसे। मरोगे पहले आप, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है। वो सबका क्रियाकर्म करके जाएंगे, वो भी मरेंगे, लेकिन सबका क्रियाकर्म करने के बाद सारे फैंस की लाशों पर सेलिब्रिटीज़ रौंदते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सेलिब्रिटीज़ कोई बना है तो आपके पैसे से बना है, आप भूखे मर रहे हो, लेकिन आपके पैसे से। अगर आप मैच ना देखो तो एक भी टिकट ना बिके तो आपने करोड़ों का बचत कर लिया। एक मूवी आती है, करोड़ करोड़ लोग देखने लगते हैं, लेकिन ये क्या है, उनको स्टार बना देते हैं। कौन बना रहा है? आप बना रहे हो, जो गरीब हो। और सेलिब्रिटीज़ नहीं मरने वाले, वो सबका क्रियाकर्म करके जाएंगे। सारे फैंस की लाशों पर सेलिब्रिटीज़ रौंदते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी कोई इस समय क्लाइमेट डिजास्टर, जलवायु प्रलय की बात न कर रहा हो, सिर्फ उसका बायकॉट, बहिष्कार नहीं करो। जिसको जितने तरीके से गिरा सकते हो गिराओ। फिर से इसको समझें। जो भी कोई इस समय क्लाइमेट डिजास्टर यानी जलवायु प्रलय की बात न कर रहा हो, जो कोई भी हो, चाहे वह सेलिब्रिटीज हो, नेता हो, क्रिकेटर हो, हीरो हो आपके, जो भी इस समय क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा हो, उसका बायकॉट करो। जितने तरीके से हो सके उसको गिरा दो। आगे एक प्रश्न है, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, सर जैसे अभी आपने एक बात कही कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो फैंस की लाशों पर रौंदते तो जाएंगे, तो इससे जुड़ा एक डेटा मेरे सामने था कि जिसको हम दुनिया का शीर्ष 1% कहते हैं, वो इस वक्त जो एमिशन उत्सर्जन कर रहा है, उसकी वजह से आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी और अन्य एक्सट्रीम वेदर इवेंट, भयंकर मौसमी घटनाएं जो होते हैं, उसकी वजह से 13 लाख लोगों की मौत होने वाली है। तो आचार्य कह रहे हैं दुनिया के जो ये टॉप 1% एमिटर्स हैं, उनकी संख्या मात्र 1% है, जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए लालायित हैं अपनी लालसा की बदल। उनकी संख्या कितनी? मात्र 1% है पूरी दुनिया में। पूंजीपति ये 13 लाख मौतों के जिम्मेदार हैं, ये 13 लाख मौतों के जिम्मेदार हैं, लेकिन इस पर कोई FIR नहीं होगी। लेकिन उसके लिए कोई FIR नहीं करेगा, इन्हें किसी अदालत में नहीं घसीटा जाएगा,
क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे सारे खड़े होकर गोली नहीं मारी है। इन्होंने आपको गोली नहीं मारी कि आप इसके ऊपर केस कर सकते हैं। हमारा कानून और हमारी जनता इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे कि इन्होंने ही जो लाइफ स्टाइल जी, उस लाइफ स्टाइल के कारण 13 लाख लोग मारे गए। इनकी लाइफ स्टाइल की बदौलत 13 लाख लोग मार दिए गए, लेकिन आप इन पे केस भी नहीं कर सकते। 13 लाख लाशें हमारे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, और आप इन्हें पूछ रहे हो, क्योंकि आप अनजान हो, आप अनभिज्ञ हो, आपको कुछ भी पता नहीं है। सही बात जानते हो कहाँ पर आ रही है? सारी बात इस पर आ रही है क्योंकि हमने उनको नहीं पूजा जो पूजने लायक थे। जो हमने बहुत गलत लोगों को आदर्श बना लिया। 2 नतीजे हुए। पहले तो उन आदर्शों ने इतना कार्बन एमिशन किया, दूसरे चूंकि वो हमारे आदर्श बने तो हमने भी उनसे सीख कर के खूब कंजप्शन और एमिशन किया। ये हुआ तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, आध्यात्मिक समस्या है। जो मूल बात आती है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक समस्या है। जिसको सिर पर बैठाना चाहिए था उसको हमने सिर पर नहीं बैठाया। जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए थी, जिसको हमको अपना सेलिब्रिटी बनाना चाहिए, अपना आदर्श बनाना चाहिए, उसको तो हमने पूजा नहीं। उसके सिद्धांतों, उसके रास्तों पे हम तो चले नहीं। हमने इन नालायकों को अपना सेलिब्रिटी बना लिया है। क्योंकि हमको खुद कुछ जानकारी नहीं। हमने हमारा मनोरंजन करने वालों को, दिल बहलाने वालों को सिर पर बैठा लिया है। हमने ये नहीं देखा कि किसका बोध कितना है। उन जो सेलिब्रिटीज़ को आप अपना आदर्श, आइडल्स मानते हो, उनके बोध, उनकी चेतना का स्तर क्या है आपको तो पता नहीं। उसको सिर पर बैठाएं। हमने ये देखा कि किसका बैंक बैलेंस कितना है। जिसके पास जितना पैसा है वही आपका आदर्श बन जाता है। यही तो विडंबना है कि उसको हमने सिर पर बैठा लिया। ये जो पूरी उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो पूरा वेडिंग प्रोसेस, शादी समारोह होता है, ये आपकी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव इवेंट, सर्वाधिक कार्बन सघन गहन घटनाओं में से एक होता है। ये आप जानते हैं? जो शादी इवेंट आजकल हो रहे हैं वो हंगामा हो रहा है। होता है शादी, लेकिन हंगामा इतना होगा कि नहीं, दुनिया को एक ही रात में दिखाना है, एक सारी रात में, एक रात में पूरा जश्न मना लेना है। भले आप अगले दिन कंगाल होकर बैठो, कटोरा लेके घूमते रहो, लेकिन नहीं, आप इतने ज़्यादा पैसों की बर्बादी कर देते हो सिर्फ एक शादी के लिए। ये समझदारी नहीं है। ये सेलिब्रिटीज़ आपको उस तरफ ढकेल रहे हैं। आपकी बुद्धि कुंद है, आप सोच नहीं पा रहे हो। ये जो सेलिब्रिटीज़ को आप देख के उनके पीछे दौड़ रहे हो कि उनकी शादी विवाह इस तरीके से हो रही, तो हमको भी उसी तरीके से करना है। कहीं न कहीं पागलपन में आप जा रहे हो। लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो बस। आप पढ़िएगा कि जितनी ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स, खास जगहों पर शादी होती है, वहाँ वेडिंग तो ठीक है, डेस्टिनेशन जगहों पर क्या हुआ है गूगल करिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग में वेडिंग तो ठीक है, डेस्टिनेशन का क्या हुआ ये पढ़िएगा। सारी डेस्टिनेशन तबाह हो गई। जहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ये सब सेलिब्रिटीज़ खा गए। इनकी देखा देखी फिर आम आदमी भी खा गया। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, सर आज से ये शायद 4 साल पहले का एक उदाहरण है। साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स थे जो ओली आए थे अपने बच्चों की शादी के लिए। तो उन्होंने 200 करोड़ की शादी की, 200 करोड़ की शादी की, और 200 करोड़ की शादी के पीछे वो 24,000 किलो का कूड़ा छोड़कर गए थे ओली में। 200 करोड़ की शादी की, लेकिन 24,000 किलो का कूड़ा छोड़ कर गए थे। शादी के बाद आप देखते हैं चारों तरफ वो जो कूड़ा होता है वो भी कार्बन एमिशन करता है। तो आचार्य जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यही उदाहरण मेरे दिमाग में था, मैं बोलने ही वाला था। और उसके बाद वहाँ के ग्रामीणों ने शायद उस पर कुछ कार्रवाई भी करने की कोशिश की, कुछ हुआ था।
वो बात थोड़ी आगे भी बढ़ी थी। ये भोग के नए नए प्रतिमान स्थापित करते हैं, एक से ऊंचा एक, और आम आदमी इन्हीं के नक्शे कदम पर पीछे चलने लगता है। ये कहते हैं पहले देखो, हमने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन विनाश करके दिखाया, और अब सुनो, तुम वैसा करो। आप लोग यहाँ बैठे हो ना, आपका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी गलती ये नहीं है कि आप बहुत कंजप्शन करते हो। आप जितने यहाँ सब लोग बैठे हुए हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक, हम में से किसी का भी अनसस्टेनेबल कार्बन एमिशन, अक्षरणीय कार्बन उत्सर्जन नहीं है। हमारी चूक, हमारी भूल, हमारा गुनाह वहाँ नहीं है कि हम खुद एमिशन कर रहे हैं। जानते हो हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह ये है कि हमने उनको सपोर्ट कर रखा है। हमारा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हमने उनको सपोर्ट कर रखा है। ये सबसे बड़ा हमारा गुनाह है। जो एमिशन कर रहे हैं, किनका सपोर्ट कर रखा है? जो इस कार्बन का सबसे ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, उन 1% लोगों का हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा गुनाह है। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं हैं, और हम जनाने का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। तो किताबें इसलिए भी पढ़नी चाहिए ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी जो मूढ़ता है वह टूटे, हमारे भीतर एक होश जगे, हमारे भीतर एक चेतना जगे, हमारे भीतर स्वयं की समझ जगे, ताकि हम चीज़ों को स्वयं समझ सकें, हमारे भीतर बोध जगे। ये सब कहाँ से आएगा? किताबों को पढ़ने से आएगा। आजकल के समय में वह घर जहाँ पे एक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी न हो, एक पुस्तकालय न हो, और स्वयं को फिट रखने के लिए एक छोटा मोटा जिम न हो, वह घर किसी काम का नहीं है। समझो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं उनके गार्जियन। जिस घर में अगर आप गार्जियन हैं तो कम से कम एक बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए हर प्रकार की पुस्तकों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। पढ़ने की जगह हो जहाँ पे आप 1-2 घंटे शौक़ से, मौज से पढ़ सको, कुछ ज्ञान अर्जित कर सको, और 1 घंटे जिम होनी चाहिए ताकि आप अपने शरीर को फिट रख सको। यह 2 काम आप नहीं कर रहे हो तो आप अगर गार्जियन हो तो आप बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेहत है, सेहत की रक्षा करना और ज्ञान की रक्षा करना, ये 2 जगह तो आपके घर में होना ही चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं, कहीं भी घर बनवा रहे हैं, तो 1-2 कमरा ऐसा बनवा दीजिए कि जहाँ पर एक आपकी लाइब्रेरी बना सको, जहाँ पे आप अध्ययन मनन कर सको, जहाँ पे हज़ारों प्रकार की किताबें हों, भिन्न भिन्न प्रकार की, ताकि आपके बच्चे के भीतर भी यह इंटरेस्ट पैदा हो सके। आप बच्चों के भीतर इंटरेस्ट पैदा कहाँ करते हो? आप कहाँ बताते हो कि किताबों में खजाना है, ज्ञान का खजाना है। किताबों से बढ़ के कोई और सुख नहीं है। किताब को पढ़ना, ज्ञान को पाना ही अपने आप में व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना है। आप बच्चों को बुक लवर कहाँ बना रहे हो? आपके पास सुविधा ही नहीं है। तो किताबें, एक घर में एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों की फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए एक जिम होना चाहिए, जहाँ पे अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो आप यह 2 कमरे तो परफेक्टली बनाइए, या एक ही कमरे में दोनों व्यवस्थाएं बड़ा सा करके आपको रखना ही चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं, आप जिस तरीके से पाल रहे हैं, तो आज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उनको कोई दिशा देने वाला नहीं, उनको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं है। अगर बच्चा खा रहा है तो एनर्जी पैदा कर रहा है, तो अगर उसको सही दिशा नहीं मिलेगी तो वह गलत दिशा में अपनी एनर्जी को व्यय करेगा ही। फिर आपका लड़का कुछ भी बन सकता है। फिर आप सोचोगे कि अरे हमारा लड़का तो ये बन गया, लेकिन आपने क्या किया उसकी एनर्जी को बदलने के लिए? आपने कोई माध्यम दिया उसको, कोई स्पोर्ट्स दिया कि उसको शरीर बने? आपने जिम के इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए? आपने कोई उसको खेल सिखाया? आपने उसको किताबों के प्रति रुचि पैदा की? अब सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा।
अगर आपका बच्चा अवेयर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपको अपने हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। आप योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिटनेस के लिए नहीं खेल नहीं रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे के भीतर यह गुण पैदा होगा। तो अगर बच्चे को बदलना है तो पहले अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। बातों से बच्चे नहीं बदलते, बातों से दुनिया नहीं बदलती। अपने आप को पहले उस तरह के व्यक्तित्व में ढालने की ज़रूरत है। बच्चे बातों से नहीं सीखते, बच्चे आपके व्यक्तित्व से सीखते, आपके कर्म से सीखते हैं। लेकिन हमको तो ये बड़ा मेहनत का काम लगेगा, हम करेंगे क्यों? नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिर आप दोष मत दीजिए कि आपका बच्चा ऐसा हो जा रहा है, आपका बच्चा वैसा हो जा रहा है। आप दोष मत दीजिए, इसमें सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। उस दिन आपको वो पूरी स्लाइड दिखाई थी ना, क्लाइमेट चेंज रोकना चाहते हो तो सबसे प्रभावी कदम क्या है? उसमें क्या आया था सबसे ऊपर कि भाई जितने भी बच्चे आमतौर पर पैदा होते हैं उनमें एक कम पैदा करो। आजकल हर कोई बच्चे पैदा करने की होड़ में लगा हुआ है। उसे यह भी नहीं पता है कि एक ही बच्चे रहे, उस बच्चे का आगे क्या होगा, उसका क्या हम सही से शिक्षा दे पाएंगे, उसके स्वास्थ्य की सही से देखभाल कर पाएंगे, यह भी नहीं। लेकिन बच्चे पैदा करने की होड़ लगी है, मूर्खों की जमात है आजकल। तो एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, देखिए इसको समझिए थोड़ा। क्लाइमेट चेंज रोकना चाहते हो तो सबसे प्रभावी कदम क्या है? सबसे प्रभावी कदम क्या है? उसमें क्या आया था सबसे ऊपर कि भाई जितने भी बच्चे आमतौर पर पैदा होते हैं उससे एक कम पैदा करो। हर कोई एक कम बच्चे पैदा करो। ये नहीं कहा था चाइल्ड लेस, बच्चा रहित बन जाओ। हमने ये नहीं कहा था कि आप बच्चे ही ना पैदा करो, लेकिन एक बच्चा कम पैदा करो। कहा था एक कम पैदा करो। गूगल करिएगा, जिनको आप सेलिब्रिटीज़ कहते हैं उनके एवरेज नंबर ऑफ किड्स, बच्चों की औसत संख्या कितने होते हैं जिन्हें आप सेलिब्रिटीज़ बनाते हो? लाइन लगाए हुए हैं वो सब, क्योंकि वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो, आम आदमी से कहीं ज़्यादा। और उनमें से कई तो ऐसे हैं जो खुद भी 8-8 बच्चे पैदा करके बैठे हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भी और पैदा करो। अगर ग्रह को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि एक बच्चा कम पैदा करो। प्रशांत जी कह रहे हैं एक बच्चा पैदा करो, हम कम पैदा करो, हम तो कहते हैं एक ही पैदा करो। अगर ग्रह को बचाना है तो एक ही पैदा करो। तो सेलिब्रिटीज़ तो सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे तो यही पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो उनका पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन आप भी उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं के तरीके से बच्चे पैदा करने लगे रहो, लेकिन आप उनको न खिला पाओगे सही से, न उनका पोषण कर पाओगे, न उनको शिक्षा दे पाओगे। उनके 6 हो जाएं, 8 हो जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किनको? सेलिब्रिटीज़ को। वो सबके सामने और उदाहरण बनकर खड़े हो जाते हैं। देखो ये हैं 6-8, उनके वो होते हैं तो गिने गए होते हैं, और फिर धीरे धीरे 5 साल 10 साल बाद एक एक, दो दो उनमें जुड़ते रहते हैं। वो निकल कर आते हैं, इसको गिना नहीं गया था, इसको भी गिनो। आपका गुनाह ये है कि आपने मूर्खों को यहाँ सिर पर बैठा लिया है। आपका गुनाह यही है कि आपने मूर्खों को सिर पर बैठा लिया है, और वो गुनाह आपका इससे कहीं कम हो जाएगा कि आप प्रश्न करें। पूरा कुरुक्षेत्र ही इसलिए था
पूरा कुरुक्षेत्र इसलिए था। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा श्रम ही श्री कृष्ण को इसलिए करना पड़ा कि कोई मूर्ख यहाँ सिर पर न बैठ जाए। कौन? दुर्योधन। इतना बड़ा युद्ध इसलिए करवाना पड़ा कि कहीं एक आदमी यहाँ सिर पर न बैठ जाए, जो यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और हमने एक नहीं लाखों दुर्योधनों को यहाँ सिर पर बैठा रखा है। ये सब दुर्योधन है। जिसको भी यहाँ सिर पर बैठा रखे हो वही दुर्योधन। दुर्योधन के अलावा हम किसी को यहाँ बैठाते ही नहीं। प्रश्न कर रहा है एक स्टूडेंट, सर एक तथ्य और था जो मुझे अभी थोड़े देर पहले ही पता चला कि वायु प्रदूषण में देखा गया कि दुनिया की जो 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है उसके 99 तो हैं वो एशिया में है। यानी जो दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं उनमें 99 एशिया के हैं और उन 99 में से 83 भारत में है। सोचने वाली बात है, उन 99 में से 83 यानी 83 भारत के हैं। आचार्य जी कह रहे हैं बच्चा लोग बजाओ ताली। ये तो दिल खुश हो गया अपना। बिल्कुल देखा, एक ने तो सब हंसते हुए, किसके फैन हो भाई? कौन सी सेलिब्रिटी के? 100 में से 99 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर एशिया में है। पहली बात, 100 में से 99 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर एशिया के हैं और उनमें भी 99 में से 83 सिर्फ भारत के हैं। बजाओ ताली थाली, हो गया काम, मरोगे सब। और इन 99 में से 83 भारत में है, वो भी टॉप 10 में से 9, वो भी भारत में है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो भी भारत में है और आपके ज़्यादातर सेलिब्रिटी जिसको आप पूजते हो वो भारत में कम से कम समय बिताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन है भाई, कौन बिताने चाहेगा यहाँ पे? जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं क्यों भाग जा रहे हैं विदेश में? वहाँ स्वच्छ वायु मिल रही है उनको, हवा, स्वच्छ हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, धूप मिल रही है, उनका स्वास्थ्य वहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे इंडिया में रह लो ना, आज दिल्ली का जो दुर्दशा हुआ है, रहने लायक नहीं है, सांस लेने लायक नहीं बची है दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से। तो जिसके पास पैसा होगा वह दिल्ली में क्यों रहेगा? वह अपना छोड़ के दिल्ली जाके, अगर ज़्यादा पैसा है तो जाके विदेश नहीं बस जाएगा? अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, और क्या चाहिए इंसान को? कहने को मेरा भारत महान, यही है मेरा भारत महान। वाह भाई महान। हाँ, और फिर जो छोड़ के भी यहाँ से चले जाते हैं तो कहते हैं वो देशभक्त नहीं। देशभक्त, देश रहने लायक है कि देशभक्त बनो? पहले देश को रहने लायक बनाओ। कईयों के पास विदेश में बड़े बड़े मेसन्स हवेलियां हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं। वो थोड़े ही भारत में जैसे गंदे और प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले देश में हमारे आपके साथ रहेंगे? कौन सी मूवी थी? एक मूवी थी ना, उसमें कुछ इस तरह का था, वो अपनी खिड़की में खड़ा हो कर के देख रहा होता है बाहर, और वहाँ एक डायनामाइट से विस्फोट करके लाइन डाल रहे होते हैं। पुरानी मूवी है, इंग्लिश, ब्लैक इन वाइट। तो उसमें वो जब डायनामाइट लगाते हैं तो उसमें बहुत मौतें हो रही होती हैं। वो वहाँ पर एक रेल लाइन बिछाने के लिए डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें ये हो रहा होता है कि दिन के हिसाब से मज़दूर मर रहे होते हैं। तो वो एक उसमें महिला किरदार है, वो उससे आकर के बोलती है कि ये इतने सारे मर रहे हैं, डज दैट नॉट बादर यू? क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? तो वो खड़ा हुआ है खिड़की के बाहर, देख रहा है ऐसे सिगार लेकर। तो ऐसे लेता है, पूरा कस बोलता है, पिग्स आर देयर टू बी स्लॉटर्ड, सुअर वहाँ वध के लिए हैं।
वह उन्हें सूअर बोलता है कि सूअर वहाँ वध के लिए हैं, इन्हें मारने के लिए हैं। ये एक बड़ा आदमी है, ये एक बड़ा आदमी का नज़रिया है। वह गरीबों को किस नज़रिए से देखता है ये बताने की वही बोल रहा है। पिग्स आर देयर टू बी स्लॉटर्ड, सूअर वहाँ वध के लिए हैं। जो पूंजीपति हैं वह इसी दृष्टि से लोगों को देखते हैं। ये एक बड़ा आदमी है, ये एक बड़ा उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसकी बहुत सारी क्या है, रेल लाइंस है, रेलवेज है। यूएसए में प्राइवेटाइज्ड निजी होती है, वहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती है इनकी भी। तो वो डलवा रहा है नई एक, और वो उसको आकर कहती है पर इतने सारे मर रहे हैं इसमें। तो बोलता है पिग्स एग्जिस्ट टू बी स्लॉटर्ड, सूअरों का अस्तित्व वध के लिए है। वह गरीबों को सूअर बोलते हैं कि मारने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। जो उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है वही आज देश में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, बस हम सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। एक सेलिब्रिटी की नज़र में आम आदमी ये होते हैं, समझे। एक सेलिब्रिटी की नज़र में आम आदमी ये होते हैं, पिग्स सूअर। ये हैं ही किस लिए, मरने के लिए, मरने दो इन्हें। मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी की क्या कीमत है, मरने दो इन्हें। इनकी नज़र में आप पिग हैं, सूअर हैं, आपकी नज़र में वो देवता हैं। ये है समीकरण। तो चलिए 3 पार्ट ख़त्म हुआ, अगले चौथा पार्ट है जितने बेहोश हैं सब मरेंगे, इसकी भी बात करेंगे अभी आगे। थैंक यू। अभी तो शुरुआत है, टारगेट है।